अंकुर शर्मा आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एडवोकेट से पॉलिटिशियन बने अंकुर शर्मा ने लैंड जिहाद यानी रोशनी एक्ट की एक लंबी संवैधानिक लड़ाई लड़ी और लाइमलाइट में आए। आज अंकुर शर्मा जी से अंतरंग बातचीत करेंगे। अंकुर जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए, अंकुर शर्मा कौन है? अंकुर शर्मा एक एडवोकेट, पॉलिटिशियन, इसी भूमिका में आपने पब्लिक लाइफ में हमें देखा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। और आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी जो जम्मू संभाग में रह के पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही थी, उसे अब पैन इंडिया लेवल पे ले जाके पूरे राष्ट्र में एकम सनातन भारत दल के नाम से इस पार्टी को खड़ा किया है। और सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु एकम सनातन भारत दल या एकजुट जम्मू का भी उदय हुआ था। उसी पृष्ठभूमि में उन्हीं उद्देश्यों को लेके अपने सप्त संकल्पों के आधार पे पूरे भारतवर्ष में एक सनातनी विकल्प खड़ा करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी लाइट में एज अ पब्लिक पर्सनालिटी अंकुर शर्मा को आप देख सकते हैं। अंकुर जी, जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, वो डिफरेंट फेजेस थे लाइफ के। फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक की अगर आप बात कहें तो बहुत डेस्परेटली आई वांटेड टू जॉइन आर्मी। आर्मी ऑफिसर, उस समय आप जानते हैं कि जो 80s की जनरेशन है, तो वहाँ पे आर्मी में जाने का काफ़ी शौक रहता था जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग में की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि लॉ की तरफ रुख हुआ। और फिर देन अल्टीमेटली जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और पढ़ाई करते करते भी एक्टिविज़म के चलते तो पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ते गए। और समय समय पे उद्देश्य और शौक़ बदलते रहते हैं। तो वैसे ही नेचुरली जैसे सबके बदलते हैं, मेरे भी बदले। आर्मी से जाके फिर मे भी कोई सरकारी नौकरी, या फिर उसके बाद एडवोकेट बनना, वकील बनना, वकालत करना, और फिर राजनीतिज्ञ। तो ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा रहा है, समय समय पे ये बदलता रहा है। एक एडवोकेट से पॉलिटिशियन बनने का ख्याल आपको क्यों आया? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग में थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस में इन्वेस्टमेंट रही। कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ काम करने के साथ साथ कुछ पढ़ना लिखना भी शुरू हुआ, जिससे और फिर पॉलिटिकल परिस्थिति भी जैसे देश की थी, तो एक ऐसा बदलाव आया कि अल्टीमेटली डिसाइड किया कि अब जुडिशरी के माध्यम से, कानून के माध्यम से एक पॉलिटिकल लड़ाई को लड़ा जाए। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे सिस्टम में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो जुडिशरी भी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। तो वो फर्स्ट स्टेप था जिसने हमें ड्रॉ किया टूवर्ड्स पॉलिटिक्स। अब जुडिशरी में भी आप उन्हीं इश्यूज़ को लेके जाएंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, और कोई भी विषय जो पब्लिक इंटरेस्ट का है वो आप पॉलिटिक्स से आप उसे जोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से एडवोकेट और फिर एडवोकेट के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट हुई। इनफैक्ट अपनी वकालत शुरू करने से पहले ही कोर्ट में केसेस फाइल किए थे, और पिटिशनर इन पर्सन की कैपेसिटी में, यानी बिना किसी वकील के स्वयं अपने केसेस को लड़ना शुरू किया था, जो जनहित के केसेस थे। दूसरे चरण में भी उन कुछ केसेस के संबंध में आप चर्चा करें। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुई, और जैसे जैसे उन प्रयासों में सफलता प्राप्त हुई तो पॉलिटिक्स भी और मजबूत होती गई, लोगों में, समाज में विश्वास भी पैदा होता रहा। और फिर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बाद फिर हमने निर्णय लिया कि अभी से एक राजनीतिक पार्टी की शेप दे। पार्टी रजिस्टर करवाई और फुल फ्लेज्ड पॉलिटिक्स जम्मू संभाग में शुरू की, जम्मू कश्मीर में शुरू की। फॉलोइंग विच अभी हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक नई पॉलिटिकल पार्टी एकम सनातन भारत दल के नाम से फैल रहे हैं। रोशनी एक्ट की लड़ाई लड़ते वक्त आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, आप सब जानते हैं कि रोशनी एक्ट एक ऐसा कानून था जिस कानून की मदद से जम्मू संभाग का, जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का हिंदू बाहुल्य चरित्र जो है उसे बदलने का षड्यंत्र रचा गया था। कानून के माध्यम से रोशनी तो एक लेजिस्लेटिव टूल था, और भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के माध्यम से, पॉलिसी डिसीजंस के माध्यम से जम्मू को हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र वहाँ की कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी समय से रच रही थी। तो रोशनी कानून इसी दृष्टिकोण से बनाया गया कानून था, जिसकी मदद से सरकारी भूमि पे हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को बसाने का षड्यंत्र था। इस कानून की संवैधानिक वैधता को, ताकि डेमोग्राफिक असॉल्ट को रोका जाए, हाई कोर्ट में 2014 में हमने चुनौती दी,
और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारें नॉर्मली कानून के पक्ष में ही खड़ी रहती हैं, और उस समय जिस समय चुनौती दी और केस आगे बढ़ा तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने जम के कोर्ट में हमारा विरोध किया, जिसके कारण 2014 से 2020 तक हमारा संघर्ष जारी रहा, और 2020 अक्टूबर में पूरे अथक प्रयास करके जुडिशरी के माध्यम से रोशनी कानून की संवैधानिक वैधता को हमने डिक्लेयर करवाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो चुनौती दी थी उसमें सफलता पाई, और कोर्ट ने कहा कि ये कानून असंवैधानिक है और इस कानून के तहत जितनी भी भूमि आवंटित की गई है वो वापस ली जाए। यानी एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था, जहाँ पे कोर्ट के माध्यम से हम डेमोग्राफिक चेंजेस जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में हुई हैं, मुस्लिम सेटलमेंट्स वहाँ पे जो षड्यंत्र के तौर पे बसाई गई हैं, उसे रिवर्स करने में सफल हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली वो जजमेंट होने के बावजूद भी उस समय भाजपा का पूरा कंट्रोल गवर्नर और अभी एलजी के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आ गया था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी चैलेंजेस हमें आए और अभी आ भी रहे हैं, क्योंकि इस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करके, अपील नहीं फाइल की है गवर्नमेंट ने, सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करके इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को किसी ना किसी तरीके से रोक दिया, स्टॉल कर दिया। बीच में कोर्ट के दबाव के चलते कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है दिखाने के लिए, लेकिन जो एक हॉलिस्टिक कार्रवाई कोर्ट ने जिस तरीके के आदेश दिए थे उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो संघर्ष यही रहे कि सरकार का सहयोग नहीं रहा और कोर्ट के माध्यम से आदेश प्राप्त कर करके धीरे धीरे कुछ हद तक डेमोग्राफिक इन्वेजन के रिवर्सल की दिशा में कदम उठे। मुझे लगता है कि रिव्यू पिटीशन का फैसला भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अब जल्द करेगा, जिसके बाद जो हमारा जो युद्ध शुरू हुआ था 2014 में, उसे हम लॉजिकल कंक्लूजन पे बहुत कम समय में वो आगे लेके जाएंगे। आप जम्मू राज्य को अलग राज्य क्यों बनाना चाहते हैं और इससे जम्मू स्टेट को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इस्लामिस्ट और जियोपॉलिटिकल ताकतों का ये उद्देश्य है कि किसी ना किसी तरीके से हिमालय का इस्लामीकरण करके सनातन का इस्लामीकरण किया जाए। और सनातन के इस्लामीकरण के प्रोजेक्ट में वो ये कहते हैं कि उत्तर भारत का, खासकर नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण इम्पोर्टेंट है, और विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है। तो आपने देखा कि 90 के बाद किस तरीके से कश्मीर को हिंदू विहीन किया गया, और इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज़ के चलते जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करना नेक्स्ट स्टेप है। तो इस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है, एक सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग किया जाए और उसे एक फुल फ्लेश्ड स्टेट बनाया जाए। जम्मू स्टेट को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सनातन के इस्लामीकरण के लिए जो इस्लामिस्ट ताकतें हैं, जियोपॉलिटिकल ताकतें हैं, वो ये समझती हैं कि हिमालय का इस्लामीकरण करना इंपॉर्टेंट है, और हिमालय की इस्लामीकरण करने के लिए नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण उनकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। विद इन नॉर्दर्न इंडिया वो जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण में जम्मू संभाग यानी जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू के 10 जिले, उसका इस्लामीकरण क्रिटिकल तौर पर करना चाहते हैं। अब इस्लामाइजेशन ऑफ JNK के प्रोसेस को, या इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन के प्रोसेस को रोकने के लिए ये आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है कि आप जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग करें। जम्मू कश्मीर का या उत्तर भारत का इस्लामीकरण 90 के दशक में सक्सेसफुल हो चुका था, जब आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निष्कासित किया गया और उनका नरसंहार करके किस तरीके से कश्मीर को पूरे तरीके से इस्लामाइज कर दिया गया। नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग है। रोशनी कानून के माध्यम से जम्मू के रिवर बेड्स पे, फॉरेस्ट लैंड्स के अराउंड मुस्लिम सेटलमेंट्स इलीगल क्रिएट करके, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को एक्सक्लूसिवली जम्मू संभाग में सेटअप करके, ऐसे आदेश निकाल के जहाँ पे मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है कि आप जाके ज़मीनों पर कब्जा कर लीजिए, जो भी जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके से इस प्रयास को आगे करने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग करें, ताकि इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय या इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन का प्रोजेक्ट जो है उसे रोक लगाई जा सके। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को आधार बना के हमने जम्मू संभाग को अलग करने की बात रखी है। एकम सनातन भारत दल के 7 संकल्पों में भी ये बात शामिल है। और इसके अलावा इस पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में भारत की राजसत्ता की नीति के चलते जो पॉलिटिकल पावर कश्मीर को गलत तरीके से इलीगली हैंडओवर की गई थी, उसके चलते जम्मू संभाग एक एनस्लेव्ड पोजीशन में भी रहा। यानी कि एक कश्मीर की कॉलोनी बना के स्टेट ऑफ इंडिया ने जम्मू संभाग को रख दिया। जम्मू कश्मीर में ताकत अलगाववादी समाज को देके राष्ट्रवादी समाज को
उस समाज का हॉस्टेज बना के रख दिया। तो इस पॉलिसी पैराडाइम को भी ध्वस्त करने के लिए अनिवार्य है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग किया जाए, ताकि जम्मू संभाग की जो राष्ट्रवादी समाज है, जो देश के साथ लोग हैं, उसकी एनस्लेवमेंट, उसकी कॉलोनाइजेशन और जो एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करके रखी है स्टेट ऑफ इंडिया ने इन कैहूट्स विद द मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कश्मीर, उसका भी अंत किया जा सके। तो दोनों ही दृष्टिकोण से अगर आप जोड़ के देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत अनिवार्य है कि जम्मू संभाग को अलग एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आता है उसमें भी शायद जम्मू को बहुत कम हिस्सा मिल पाता है। देखिए, तकरीबन जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी हैं ये कहते हैं कि 70% कश्मीर पे खर्च कर दिया जाता है और केवल 25 से 30%, और उसमें भी चोरी की जाती है, वहाँ से भी डाइवर्जन रहती है। तो अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो 90% रिसोर्सेज कश्मीर पे खर्च किए जाते हैं। वहाँ से इनकम टैक्स कलेक्शन का अगर आप डेटा देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे vis-a-vis जम्मू। आप वहाँ पे बिजली की आपूर्ति के दृष्टिकोण से देख लेंगे, बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि तकरीबन भारत की राजसत्ता ने 70 साल में 100 रुपये अगर जम्मू कश्मीर के लिए आए हैं तो 90 रुपये कश्मीर के लिए खर्च किए हैं। अभी भी परिस्थिति नहीं बदली है। मुस्लिम अपीजमेंट के चलते जो पॉलिसी ऑफ मुस्लिम संतुष्टिकरण इस सरकार की रही है, अलाइक कांग्रेस, उसके चलते अभी भी जम्मू संभाग जो है वो एनस्लेव्ड पोजीशन में है। और इससे पहले तो लद्दाख भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। लद्दाख भी जुड़ा हुआ था और लद्दाख की ये मांग थी कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। पुनर्गठन करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उसकी गुलामी की जो परिस्थिति थी उसको एक अंत मिला, लेकिन मुझे लगता है कि अब जम्मू संभाग को अलग राज्य बना के राष्ट्रीय सुरक्षा की जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। एकम सनातन भारत दल का क्या मैनिफेस्टो है? एकम सनातन भारत दल का जो डिटेल्ड मैनिफेस्टो है वो इलेक्शन से पहले कुछ समय निकाला जाएगा, लेकिन एकम सनातन भारत दल के जिस असली मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं वो उसके 7 संकल्प हैं। हमारे 7 संकल्पों को लेके एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है और ये 7 संकल्प हमारी वेबसाइट ekamsanatanbharat.org पे इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे प्रथम संकल्प में हम ये कहते हैं कि एकम सनातन भारत दल का ये उद्देश्य रहेगा कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु हम संवैधानिक तौर पे ये प्रोवाइड करें कि भारत की राजसत्ता सदा के लिए सनातन मेजॉरिटी कैरेक्टर जो देश का है उसे मेंटेन करके रखे। तो हमने ये भी कहा कि जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है देश में, मुस्लिम समाज जो है, उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है, क्योंकि उसका एक सबवर्सिव एंगल है जिसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसे समाप्त किया जाएगा। हिंदू नरसंहार को लेके आप ये जानते हैं कि 1947 से आज तक, जब से भारत आज़ाद हुआ, आज तक लगातार हिंदुओं का नरसंहार निरंतर चला आ रहा है और निरंतरता का कारण है पॉलिसी ऑफ डिनायल बाय द स्टेट ऑफ इंडिया। यानी भारत की राजसत्ता आज तक ये मानती नहीं है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ या नरसंहार हो रहा है। 47 से देख के आप 90 में कश्मीर में आ जाइए और बंगाल में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, कंसिस्टेंट पॉलिसी स्टेट ऑफ इंडिया की है कि जहाँ तक हिंदू नरसंहार की बात है हम उसे रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, हम उसको लेके डिनायल मोड में रहेंगे। और हमने ये कहा कि हिंदू जेनोसाइड को जहाँ जहाँ पे भी वो हुआ है, चल रहा है, उसे आधिकारिक तौर पे रिकग्नाइज करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन, जिसके चलते भारत इंडिया सिग्नेटरी भी है कन्वेंशन का, उसके चलते कानून बना के जिन भी ताकतों ने हिंदू नरसंहार को आगे फर्दर किया है उसे पनिश करेंगे, एड्रेस करेंगे और हिंदू नरसंहार को घोषित करेंगे एज अ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, और एक सख्त कानून बना के मेक इट पनिशेबल बाय डेथ। तो आपको फिर कश्मीर, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं दिखेगी जहाँ पे इम्प्यूनिटी के साथ हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, एंड द स्टेट ऑफ इंडिया इज साइलेंट ऑन दैट। राजस्थान में भी गला रेतने की जो पैन इस्लामिक स्टाइल में हत्याएं हुई, उससे भी आप देख के जोड़ के कर सकते हैं कि उस तरीके की चीज़ें भी जो हैं वो इसमें कवर होंगी। तो स्टेट ऑफ इंडिया को, अभी जो स्टेट ऑफ इंडिया का कैरेक्टर है, हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म या हिंदू समाज, उसे रिवर्स करना, और इन्हीं उद्देश्यों को लेके, इन्हीं सप्त संकल्पों को आधार बना के हमने पार्टी का निर्माण किया है। टेम्पल्स को, हिंदुओं के मंदिरों को जो सेलेक्टिव स्टेट कंट्रोल है, सरकारी नियंत्रण में है, उसे समाप्त कराना, माइनॉरिटी राइट्स जो एक्सक्लूसिवली हिंदुओं को डिनाई किए गए हैं बहुत सारे राज्यों में जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में है, वहाँ पे वो एक्सटेंड करवाना। तो ये सब इन 7 संकल्पों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। डिटेल्स ekamsanatanbharat.org पे आसानी से दिख जाएंगी। एकम सनातन भारत दल ने अपने मैनिफेस्टो में सीएए या यूनिफॉर्म सिविल कोड को जगह क्यों नहीं दी? एकम सनातन भारत दल की ये कंसिस्टेंट पोजीशन है
कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने सप्त संकल्पों में शामिल किया है। दैट इज़ अ करेक्शन दैट आई वुड लाइक टू मेक। जहाँ तक सीए की बात है, सीए का समर्थन तो किया ही है, लेकिन सीए से 10 कदम आगे जाके हमने ये कहा है कि कोई भी सनातनी समाज का व्यक्ति, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, उसे केवल ये कहना है कि मैं सनातनी हूँ, उसे ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। यानी एक नेचुरल होमलैंड भारत हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए हो, उसकी बात हमने अपने सप्त संकल्पों में कही है, जो सीएए से 1000 कदम आगे की बात है। क्योंकि सीएए में तो केवल इतना ही है कि 2014 से पहले जो हिंदू या जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोग भारत में आए हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हमने कहा कि हम हर एक हिंदू को, वो चाहे पाकिस्तान में रहता हो चाहे अमेरिका में रहता हो, केवल ये बोले कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख, जैन, बौद्ध हूँ, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, उसे नागरिकता दी जाएगी। नेचुरल होमलैंड डिक्लेयर करने की हमने बात की है। तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट में एक्ट जो है, उसमें किए गए काम से 1000 गुना आगे की बात है। इजराइल के रोल मॉडल पर, इजराइल के मॉडल पे आप ये कह सकते हैं। राजनीति से इतर थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करते हैं। अंकुर जी, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? देखिए, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और जो दालें हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। सब्जियां तो चलिए सीजनल रहती हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बट आई एम ए प्योर वेजिटेरियन पर्सन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सारे दिन की मसरूफियत के बाद आप थक जाते होंगे, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का। व्यस्तता रहती है क्योंकि देखिए, अगर आप एडवोकेसी को भी देखिए तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर इन जे.एंड.के हाई कोर्ट, और दिन के काफ़ी केसेस रहते हैं, तो एडवोकेसी भी एक 24/7 काम है और पॉलिटिक्स भी एक 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, सवेरे 10 बजे से रात को 10 बजे तक का शेड्यूल रहता है जब मुझे घर से बाहर रहना होता है, और उसके बाद आके फैमिली के साथ थोड़ा टाइम, छुट्टी तो नहीं मिल पाती है। म्यूज़िक, कुछ अच्छा खाना, खाने का मैं शौकीन हूँ, कुछ अच्छा खाना, उसके चलते ही एंटरटेनमेंट हो पाता है, बाकी तो समय भी निकलता जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि हमने किस तरीके से एकजुट जम्मू को एकम सनातन भारत दल बनाया है, और एकम सनातन भारत दल बनाने के बाद जो दायित्व कंधों पर पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि रेस्ट का या अधिक एंटरटेनमेंट का कोई स्कोप है। चलते फिरते जो हो जाता है वो हो जाता है। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा एंटरटेन का सोर्स है, वो मैं कानों के साथ, आप एयरपॉड्स लगा के सुने, आधे घंटे में आप रिफ्रेश हो, एंड देन अगेन बैक टू वर्क। अंकुर जी, बताइए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आई लव म्यूज़िक। लाइव परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे भी जब कभी खोलता हूँ कुछ वीडियोस, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जो लाइव परफॉर्मेंस रहती हैं सिंगर्स की, उसको सुनूँ। तो समय समय पे बदलते रहते हैं। मुझे याद है, छोटे होते एक सेट ऑफ सॉन्ग्स थे जिन्हें बार बार सुनने का मन करता था, आज प्रॉबेबली वो अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है। पुराने गाने, खासकर जो 60 के दशक के, 70 के दशक के जो रेडियो पे बजते हैं, वो काफ़ी पसंद है। फिर फोक म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, डोगरी म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, पंजाबी म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, क्योंकि डोगरी और पंजाबी में अधिक डिफरेंस नहीं है। मैं पंजाबी भी बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ और डोगरी तो बोलता हूँ ही। तो पंजाबी म्यूज़िक के साथ भी, फोक म्यूज़िक के साथ भी रिश्ता रहा है, उसको सुनने का हमेशा लगातार मेरा रहा है। डोगरी में बहुत फेमस गाना है जो आपको हर जगह दिखेगा, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। तो मतलब ये बेसिकली डोगरों पे गाना बनाया गया है, जहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो भाषा है वो बहुत मीठी भाषा है। डोगरी भाषा, पंजाबी भाषा थोड़ी तड़क भड़क वाली है, लेकिन डोगरी उसका एक थोड़ा सा डाउन किया हुआ वो है, यानी बोलने में, एग्रेशन में। तो मीठी भाषा है और वहाँ के लोग जो हैं वो मीठे हैं। तो इस तरीके के कई डोगरी सॉन्ग्स आपको सुनने को मिल जाएंगे। मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, ओए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। गल नहीं सार देते बोल नहीं हार दे, गल नहीं सार देते बोल नहीं हार दे, ओ दिन न जवान तोली तोली ओ खंड मिठे लोग डोगरे। हमारे बहुत सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपने लव मैरिज की है या अरेंज्ड मैरिज? देखिए, लव कम अरेंज मैरिज ही थी। आई एम मैरिड टू मिशा जसरोटिया, एंड वो राजपूत है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ऑब्वियसली, बट देन इट हैपेंड एज अ लव कम अरेंज मैरिज। वो हाउसवाइफ हैं इस समय, वो पीएचडी परस्यू कर रही है म्यूजियोलॉजी में, जो म्यूजियम्स की साइंस रहती है। तो शी इज़ वर्किंग, एंड आई हैव अ डॉटर, 4 years old डॉटर। आपके मदर और फादर क्या काम करते थे
और उन्होंने आपको क्या वैल्यूज़ दी? देखिए, मेरे माता पिता दोनों जम्मू कश्मीर सरकार में कार्यरत रहे हैं। मदर टीचर रिटायर हो गए और फादर ड्राफ्ट्समैन वो रिटायर हो गए। तो जिस तरीके की वैल्यूज़ दी आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके का संघर्ष करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और संघर्ष करके राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्च करना और वो विषय जो देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़े हैं उनको लेके लड़ना, फिर अच्छी पढ़ाई उनके द्वारा प्रोवाइड करवाना, तो ये सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि उनके प्रयासों से आज तक यहाँ पे हम पहुँच पाए हैं। क्या एकम सनातन भारत बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी? देखिए, एकम सनातन भारत सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु आई है। हम इसे लिमिटेड नहीं करेंगे कि क्या बीजेपी की प्रतिद्वंदी होगी या कांग्रेस की प्रतिद्वंदी होगी। देखिए, हमने पहले भी ये कहा कि एकम सनातन भारत दल का ये साफ तरीके से मानना है कि स्टेट ऑफ इंडिया इज़ हॉस्टाइल टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट इज़ एंटी हिंदू ऑल्सो, इंडियन स्टेट इज़ एंटी सनातन कल्चर ऑल्सो। तो भारतीय राजसत्ता के चरित्र को बदलने के लिए सप्त संकल्पों को आधार बना के एकम सनातन भारत दल का जन्म हुआ है और मुझे लगता है कि उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। हम अपने सप्त संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सक्सेस स्टोरी, चाहे वो रोशनी कानून हो, चाहे वो हिंदुओं को उन राज्यों में जहाँ पे वो माइनॉरिटी में हैं उनके हक दिलाने की बात हो, चाहे डेमोग्राफिक इन्वेजन को रिवर्स करने की बात हो, 370 और 35A को ख़त्म करने की बात हो, जो देश के संविधान में एक धब्बा हो, उस पर हमने काम किया है। यह हमारी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ है, हमारा अपना एक रास्ता है। मुझे लगता है कि अपनी लकीर लंबी करके हम आगे बढ़ेंगे तो ही लोग साथ भी देंगे और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। यानी अपनी लकीर लंबी करके बीजेपी की लकीर को छोटा करना। देखिए, वो सबकी होगी, क्योंकि देखिए आप बीजेपी और कांग्रेस में आज कोई डिफरेंस नहीं पा सकेंगे। जिस तरीके से नीतियों के चलते दोनों ही पार्टीज़ तकरीबन हॉस्टाइल हैं टुवर्ड्स द सनातन कल्चर, सिविलाइजेशन, सभ्यता, धर्म, तो उसे ठीक करने के लिए एकम सनातन भारत दल आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि पूरा देश भी अब इस बात को मान रहा है कि भारत की राजसत्ता ने भारत के राष्ट्र के साथ न्याय नहीं किया है। नेशन ऑफ इंडिया इज़ द सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म की मजबूती हेतु एकम सनातन दल आगे बढ़ेगा। कांग्रेस, बीजेपी जो एक ही पार्टीज़ हैं, इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो उनका मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी स्थान रहेगा लोगों के दिलों में। मैं एकम सनातन दल का पूरा समर्थन करता हूं। अगर ये बीजेपी का विकल्प बन सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और हमारे पास, मैं तो चाहता हूं और भी ऐसी पार्टियां खड़ी हो जो बीजेपी का विकल्प बनकर सामने आए, ताकि हिंदू को पता हो कि भाई नहीं, इसे नहीं तो इसे दे दो, इसे नहीं, और तब वो भी हमारे लिए काम करेंगे नेता। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवारों की हार का मुख्य कारण क्या था? देखिए, एकम सनातन भारत दल ने पहले भी ये कहा था कि लोकसभा 2024 के चुनावों को हम लड़ेंगे और एक सनातनी विकल्प देश को देंगे। तो बीच में ये 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए। उस समय एकजुट जम्मू से एकम सनातन भारत दल का जो नाम परिवर्तन का प्रोसेस था वो इलेक्शन कमीशन के साथ चल रहा था। किन्हीं कारणों से, फॉर रीजंस नॉट नोन टू अस, वो डिले किया गया और जिस समय चुनाव थे तो इलेक्शन कमीशन ने हमारा नाम बदल के और एक कॉमन सिंबल हमें नहीं दिया। कॉन्सिक्वेंशली हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हम पुटअप कर रहे हैं उन्हें एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स ही मानेंगे और इन्हें कॉमन सिंबल भी अलॉट होंगे। अब उस आदेश और इलेक्शन फॉर्म भरने के बीच का समय कम था, उस कन्फ्यूजन में इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ायदा उठाया, हमें वो नाम नहीं दिया। तो कॉन्सिक्वेंशली जितने भी कैंडिडेट्स हम खड़े कर रहे थे उसमें से 50% से ज़्यादा ने यह तय किया कि इलेक्शन फिर अभी हम अवॉइड करेंगे, नहीं लड़ेंगे, और कुछ लोगों ने निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया। तो एकम सनातन भारत दल के नाम से वो नहीं लड़ पाए। कॉमन सिंबल डिस्पाइट अ कोर्ट ऑर्डर हमें नहीं मिल पाया, जिस कारण इस तरीके की परिस्थिति बनी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे 1500, 1200 इस तरीके के वोट्स हमारे निर्दलीय कैंडिडेट्स ने उन राज्यों में जहां पे प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया, पार्टी के नाम से भी वो जुड़ नहीं पाए, वो हुआ। बहुत अथक प्रयास किए, बहुत मेहनत की और 1500 वोट लाना भी शुरू में एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे कोई जानता नहीं है और केवल सप्त संकल्पों को लेके, तो कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि हम लड़ेंगे। लड़ने की भावना रखना इंपॉर्टेंट है।
हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसे बनी, पार्टी में निर्णय हुआ कि हमें पुटअप करना चाहिए, उससे पार्टी के बारे में प्रचार प्रसार होगा। लेकिन किसी तरीके से हमें वो चैलेंज फेस करना पड़ा। लेकिन मुझे अब ये बताते हुए बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नेम चेंज प्रोसेस था उसे कंप्लीट कर दिया। एकजुट जम्मू को आधिकारिक तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड एकम सनातन भारत दल के नाम से ले लिया है, जिसके बारे में आदेश जो है, आज मैंने आदेश की जो प्रति जो कॉपी है वो अपने ट्विटर हैंडल अंकुर शर्मा _ADV से पब्लिक की है। और मुझे लगता है कि कॉमन सिंबल भी कुछ दिन में जब हमें मिल जाएगा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में एकम सनातन भारत दल पार्लियामेंट में बहुत सारी सनातनी आवाज़ों को भेज पाएगी। क्या एकम सनातन भारत पार्टी हिंदू हार्डकोर पार्टी के रूप में काम करेगी? देखिए, एकम सनातन भारत दल किसके लिए पार्टी है वो बिल्कुल साफ है। एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्प जो हैं वो बिल्कुल साफ है। एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु पिक्चर में आई है। और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु ही ये कार्य करेगी। और ये उन लोगों की पार्टी है जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म में विश्वास रखते हैं, उसे मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे जो आज चैलेंजेस हैं उनका सोल्यूशन देने की क्षमता रखते हैं। ये केवल उन्हीं लोगों की पार्टी है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड जो हमारे सप्त संकल्प में है वो साफ है। हमारी पार्टी का वही स्टैंड है। कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के सप्त संकल्पों में विश्वास रखता है, जो इस बात में विश्वास रखता है कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म का सशक्तिकरण होना चाहिए, उसका इस पार्टी में स्वागत है। बाकी कोई भी व्यक्ति हो, इस पार्टी की मेंबरशिप भी उसे नहीं दी जाएगी जो इन वैल्यूज़ में विश्वास नहीं रखता। नहीं, मेरा प्रश्न फिर से मैं रिपीट करूंगी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? मैंने आपको बताया कि हमारे सप्त संकल्पों में विश्वास कोई भी रखे वो इस पार्टी का हिस्सा बन सकता है। हमारा स्टैंड हमारे सप्त संकल्पों से क्लियर होता है। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण में अगर उस व्यक्ति का जिस धर्म की आप विश्वास बात रख रहे हैं, समुदाय विशेष या मुस्लिम समुदाय का आप जो बात कर रहे हैं, अगर इफ़ वी फाइंड कि उस तरीके से सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बट अन्यथा जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म को कोर में रख के आगे बढ़ने वाले लोग कम हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को आगे लेके चला जाएगा पार्टी में। अगर आपकी पार्टी जम्मू स्टेट में जीत जाती है तो जम्मू राज्य का क्या भविष्य होगा? देखिए, जम्मू में जीतने का मतलब है कि अभी तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस तो भी हो नहीं रहे हैं। और हम चाहते भी नहीं हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस तब तक हों जब तक जम्मू को कश्मीर से अलग ना कर दिया जाए। तो देखिए, जम्मू में एकम सनातन भारत दल का जीतना ये सुनिश्चित करेगा कि हिमालय का इस्लामीकरण जो चल रहा है, जिसके माध्यम से सनातन का इस्लामीकरण करने का उद्देश्य है, उस प्रोसेस पे रोक लगेगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकम सनातन भारत दल जम्मू संभाग में जीते। और जम्मू कश्मीर में 2 लोकसभा सीटों से एकम सनातन भारत दल अपने प्रत्याशी उतारेगा पार्लियामेंट 2024 के चुनावों के लिए, एक जम्मू सीट से और एक उधमपुर सीट से। तो इन 2 सीट से जब हम चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू अलग राज्य बनने की संभावना भी और सशक्त हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट के माध्यम से ही तो जम्मू अलग राज्य बनेगा। राज्य अलग बनाना, रीऑर्गेनाइज करना, ये क्षमता पार्लियामेंट के पास है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये क्षमता नहीं है। तो वहाँ से एमपीज़ जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो जम्मू अलग राज्य बनेगा, और अलग राज्य बनते ही जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस है वो भी अरेस्ट होगा, उस पर भी रोक लगेगी। अभी रिसेंटली कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर असेंबली में 2 सीटें मिली हैं। इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? ये स्वागत योग्य कदम है कि कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ 2 सीटें नॉमिनेट करने का जो प्रोविज़न है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। पीओजेके के भी जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी भी एक मांग है कि जो आपने 24 सीट्स फ्रीज़ की हैं या रिज़र्व की हैं, पीओजेके जिस समय आएगा तब उसे खोलेंगे, उसमें से 1/3 के करीब उन्हें दी जानी चाहिए। जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के लिए सीटें नॉमिनेट करने का प्रोसेस इनिशिएट किया है, वैसे ही 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स, हालांकि एक पीओजेके के लिए भी की है, लेकिन प्रॉबेबली वो इनसफिशेंट है उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए। तो उनके लिए 1/3 यानी 8 के करीब सीट्स जो हैं वो सरकार को करनी चाहिए थी। उसके बाद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का प्रारूप कुछ और बदलता। लेकिन हम ये मानते हैं कि देखिए, जब तक कश्मीरी हिंदुओं के साथ 90 के दशक में जो हुआ, उसे भारत सरकार जब तक नरसंहार आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं करेगी
और उस नरसंहार के चलते जब तक कश्मीरी हिंदू समुदाय से न्याय नहीं करेगी और जब तक पीओजे के कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं कि वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी पीछे छूट गई, उसके लिए प्रॉपरली कंपनसेट नहीं किया गया, जितनी भी उनकी डिमांड्स है, एडिक्वेटली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो उन्हें नहीं दी जाती, जैसे 1/3 सीट्स नहीं दी, केवल 1 ही दी, 8 नहीं दी, जब तक हॉलिस्टिक तरीके से इसे एड्रेस नहीं किया जाएगा तो अधिक परिवर्तन नहीं आएगा। और अल्टीमेट परिवर्तन जम्मू कश्मीर की राजनीति में तभी आएगा जब जम्मू संभाग को आप कश्मीर से अलग करेंगे, जम्मू को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाएंगे, कपल्ड विद द फैक्ट कि आपको उन ताकतों को ध्वस्त करना है, ख़त्म करना है जिन्होंने हिंदू जेनोसाइड या कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड या जम्मू संभाग में जो इस समय निरंतर जेनोसाइड चल रहा है, जब तक आप उन्हें जेनोसाइड कानून के तहत पनिश नहीं करते तब तक मेजर परिवर्तन आना डिफ़िकल्ट रहेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में पीओजेके की 24 सीटें रखने से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है और इन सीटों को हमें कब तक रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि वो दिखावे की ही बात है। आपको तत्काल प्रभाव से पीओजेके की वो पॉपुलेशन जो जम्मू में 47 के बाद आई हिंदू जेनोसाइड फेस करके, उसके लिए 8 सीटें दे देनी चाहिए। और ऑब्वियसली अब जब तक आप पीओजेके नहीं फिर से लेंगे छीन के पाकिस्तान से, तो तब तक आप उसे रख सकते हैं दिखा, लेकिन कम से कम आप 8 सीटें उन लोगों को तो दीजिए ताकि राष्ट्रवादी समाज मजबूत हो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी, जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये कह देना कि 24 सीटें पीओजेके वाली हमने रिजर्व की हैं और जब पीओजेके वापस आएगा तब ये खोल दी जाएंगी, ये मुझे लगता है कि एक भद्दा मजाक भी है। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट है क्लेम स्टेक करने के लिए, वो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से 8 उन लोगों को तो दे दीजिए ना जो वहाँ से उठ के यहाँ पे आए, ताकि उनके साथ भी कुछ न्याय हो। तो मुझे लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन बने असेंबली, उनकी रिप्रेजेंटेशन बने असेंबली में, और राष्ट्रवादी समाज और ख़ासकर ऐसा समाज जिसने नरसंहार फेस किया 47 में, आप समझते हैं किस तरीके से उन्हें अपने घर और प्रॉपर्टीज़ छोड़ के आना पड़ा और क्या क्या उन लोगों ने फेस किया, किस तरीके से हत्याएं हुई उनके परिवारों की, और फिर जो और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रहते हैं हर तरीके के, वो उन्होंने फेस किए। वो अभी भी ऐसे लोग जीवित हैं जो वहाँ से बच के किसी तरीके से पहुँच पाए, और जब आप उनकी गाथाएं सुनेंगे, बात सुनेंगे, पूरे परिवार उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया मुसलमानों ने उस समय के पीओजेके में ख़त्म किए थे। तो इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण करना चाहिए। केवल देश को ये बताना कि देखिए पीओजेके हम वापस लेंगे और इसीलिए हमने 24 सीट रिजर्व की हैं, ये जुमलेबाजी है। 8 सीटें उसमें से उन लोगों को तो दीजिए जो पीओजेके से हिंदू यहाँ पे आके स्थापित हुए, सेटल हुए। एकजुट जम्मू से एकम सनातन भारत दल पार्टी तक का सफ़र किन परेशानियों भरा था और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, एकजुट जम्मू भी जम्मू संभाग में रह के वही सिविलाइजेशनल वॉर चैलेंजेस को फाइट कर रही थी जो एकम सनातन भारत दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जाके फाइट अभी कर रहा है। जब हम सनातन के इस्लामीकरण की बात करते हैं तो उसका केंद्र जो था वो जम्मू संभाग था, तो केंद्र में अपने इस युद्ध को खड़ा करना अनिवार्य था, वहीं से खड़े करके, और फिर पूरे राष्ट्र में जो एक क्रांति हुई कि जिस तरीके की सिविलाइजेशनल वॉर हम जम्मू संभाग में लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल सक्सेसेस भी हमें मिली हैं, उसके चलते धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और स्वयं ही एकम सनातन भारत दल का उदय हो गया। अप्रैल 2023 में हरिद्वार में पहला हमारा कन्वेंशन हुई जहाँ पे हमने कॉल दी थी कि एकजुट जम्मू को अब राष्ट्रीय स्तर पे ले जाके एकम सनातन भारत दल बनाएंगे। 2000 के करीब वहाँ पे लोग आए, फाउंडर मेंबर्स वो सब लोग बने, और देश के हर एक प्रत्येक राज्य से और एक एक केंद्र शासित प्रदेश से लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी, जिसके चलते वहीं पे हमारी टीम्स बनी, यानी कि स्टीयरिंग कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई स्टेट वाइज। आज एकम सनातन भारत दल कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे अपनी प्रेजेंस नहीं रखता। हर राज्य में एकम सनातन भारत दल की टीम्स हैं, इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी टीम्स हैं, और आज भी इस समय बैठ के जब आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं तो एकम सनातन भारत दल के तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो दूसरे हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, जिनसे सवेरे से आज चर्चा हो रही थी 2024 लोकसभा चुनावों के चलते। और आने वाले समय में एकम सनातन भारत दल 300 से 400 सीटों पे पूरे भारतवर्ष में एमपी कैंडिडेट्स उतारेगा और 2024 की लोकसभा में भारत को एक सनातनी विकल्प प्रदान करेगा। आप भारत की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एकम सनातन भारत दल का साथ दें, इसे मजबूती दें। ये सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु निर्मित एक पार्टी है। जिस तरीके से पहले भी हमने ये बताया कि भारत की राज सत्ता जो 1947 में एक इम्पीरियल कंस्ट्रक्ट के चलते बनाई गई थी, वो होस्टाइल है टूवर्ड्स द नेशनल इंटरेस्ट्स। ये
एक समझने वाली बात है, हालांकि कॉम्प्लेक्स है, इस पे बहुत बार मैं चर्चा कर भी चुका हूँ। स्टेट ऑफ इंडिया इज़ होस्टाइल टू द नेशन ऑफ इंडिया। उस बेसिक चरित्र को बदलने के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ। इस बात को समझें, जिसे पिछले हमारे वेदों में या महाभारत में जिसे ऐसे युद्ध कहा गया, मायावी युद्ध कहा गया, उसी तरीके की माया पूरे देश पे है। तो उसके संघर्ष के लिए इकट्ठे हों, और हर एक व्यक्ति के मन में जो आज एक लालसा है कि एक सनातनी विकल्प होना चाहिए। कांग्रेस का तो चलिए बीजेपी विकल्प आ गया, बीजेपी का एक विकल्प होना चाहिए। उस विकल्प को बनाने की प्रक्रिया में आप साथ दें, ये एक दायित्व है। देखिए, भारत को अगर एक सनातनी विकल्प चाहिए तो पाकिस्तान से आके कोई नहीं बनाएगा, अमेरिका से आके कोई नहीं बनाएगा, भारतवासियों को ही वो विकल्प बनाना है। तो ये विकल्प बनाने का जो दायित्व है वो हमने अपने कंधों पे उठाया है। दायित्व बड़ा है, इसलिए पूरे भारतवर्ष की सहायता की अपेक्षा है। और इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि इस विकल्प को और मजबूत बनाने में आप हमारा साथ दें और इस दायित्व का निर्वहन करें। अंकुर जी, ये बताइए कि पीओजेके के जो रिफ्यूजी हैं और कश्मीरी हिंदू विस्थापित हैं, उनको राज्यसभा में कब रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? तो देखिए, ये वही समाज है जिसने 47 में, फिर उसके बाद 90 के दशक में नरसंहार फेस किया और इस्लामिक ताकतों ने इनका नरसंहार किया। और आप ये भी देख रहे हैं कि राजस्थान, पंजाब और इन बॉर्डर्स पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी कई लोग आके बस रहे हैं। तो एक हमारा समाज जिसने नरसंहार फेस किया, कलेक्टिवली उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो, ये एकम सनातन भारत दल का दृढ़ संकल्प है। तो पीओजेके रेफ्यूजीज़ हों, कश्मीरी हिंदू हों, या वो हिंदू जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित होकर आए हैं, उनके लिए एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। राज्यसभा में उनकी नुमाइंदगी हो, एक एक समाज का कम से कम एक एक व्यक्ति राज्यसभा में आए, ये हमारा अथक प्रयास रहेगा। और राष्ट्र हमें अगर मजबूत करता है, एकम सनातन भारत दल इस मांग को लेके चाहे अपोजिशन में हो तो भी कार्यरत रहेगी, तो चाहे सत्ता में है तो फिर इसका निर्वहन करेगी और इन्हें रिप्रेजेंटेशन देगी। राज्यसभा में ऐसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा के माध्यम से ये लोग फिर पूरे देश को बता सकते हैं कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या अभी भी चल रहा है। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार अभी भी चल रहा है, जम्मू संभाग के हिंदुओं का नरसंहार अभी भी चल रहा है, पीओजेके समाज के हिंदुओं का नरसंहार अभी भी चल रहा है। अभी भी धर्म के आधार पे और इनकी इस आइडेंटिटी के आधार पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गोली मारी जाती है। और यही परिस्थिति आप देख लीजिए राजस्थान में भी है। कश्मीरी पाकिस्तानी हिंदू जो वहाँ पे आके बैठे हैं, भारत की राजसत्ता भी उन्हें कैसे ट्रीट कर रही है। सीएए पास होने के बावजूद भी उन्हें नागरिकता नहीं है। तो बहुत अनिवार्य है कि वो हिंदू जिन्होंने नरसंहार किसी न किसी शेप में फेस किया है, उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेशन के थ्रू या किसी दूसरे तरीके से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दी जाए। एकम सनातन भारत दल इस बात को लेकर कटिबद्ध है। एक बात करते करते आपसे अभी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आप आम जनता तक पहुंचेंगे? माने ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप बैठ जाएंगे किसी अच्छी सीटों पे तो उसके बाद आम जनता के पास जाके उनके दुख दर्द नहीं सुनेंगे? तो देखिए, हमारा जितना भी जीवन संघर्ष अभी रहा है, संघर्ष से ही बढ़ा रहा है। किसी तरीके से पैराशूट होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम के किसी पोस्ट पे हम नहीं बैठेंगे। तो अगर जनता का आशीर्वाद रहा, देश का आशीर्वाद रहा, तो जिस उच्च स्तर पे जाके बैठेंगे वहाँ पे सभी लोगों को साथ में लेके ही जाया जाएगा। हमारा जो संघर्ष रहा है वो जनता से बीच से उठ के ही यहाँ पहुँचने का रहा है। संघर्ष करते करते जिस तरीके से धीरे धीरे आप ऊपर तक पहुँचते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और अपने आप को स्थापित करने का एकमात्र तरीका रहता है कि आप जनता से जुड़े रहें। तो ये धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू ही जनता के साथ, जनता के बीच में रह के, जनता को लेके ही आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इस बात पर निश्चिंत होना चाहिए कि वहाँ पहुँचने के बाद भी यही परिस्थिति रहेगी। उम्मीद करते हैं कि अंकुर जी अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे। अंकुर जी, एकम सनातन भारत दल की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।